हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जितनी बात करें उतना ही कम, तो हम लोग आज प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर का यही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको बता दें, ये प्रकाशिकी टोटल ऐसे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 13 नंबर, लेकिन आपको बता दें कम से कम अगर बात कर लें 13 नंबर, अधिक से अधिक कभी कभी इसमें 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर तक भी केवल इसी प्रकाशिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को बता दें, फिजिक्स में चाहे कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अगर सेकंड बुक की बात करें तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक ये लेसन पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतम नंबर यहीं से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, और हो सके जितने क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे तो आप उसको एकदम रट लीजिए। और आपको बता दें, इसमें टोटल कुल आपको 14 पेपर के प्रश्न बताए जाएंगे। टोटल 14 पेपर के प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको चलिए सेट वाइज हम क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। आपको बता दें, फर्स्ट बुक में अगर कोई 2 चैप्टर पढ़ने लायक है तो सबसे ज़्यादा नंबर जो पूछा जाता है वो विद्युत धारा विद्युत से पूछा जाता है, और प्रत्यावर्ती धारा से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके वीडियो देख सकते हैं, और आपको सभी इसी प्रकार आपको सेट वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं, और सब अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया करिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको बता दें, इस वीडियो को आप बहुत पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। हो सकता है इसकी 2 वीडियो आए, या हो सकता है 3 वीडियो भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये जानकारी के लिए बता दें, ये जो वीडियो है किरण प्रकाशिकी की है, उसके बाद आएगी आपकी तरंग प्रकाशिकी की। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसने सीधा बोल रखा है कि जो अपवर्तनांक का कांच, जितने अपवर्तनांक का कांच होगा उतने ही अपवर्तनांक का क्या होगा, द्रव होगा। अगर उसमें डुबा देंगे तो आप खुद ही सोचिए, जब दोनों चीज़ बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, एक एक समान हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए पूछा है कि फोकस दूरी और प्रकृति। ठीक है, फोकस दूरी का तो ये फार्मूला होगा, हम ये लिख देंगे कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इतने से क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब अगर प्रकृति लेंस की पूछे तो याद रखिए कांच की, तो आप सीधा बता दोगे कि समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जब जितना अपवर्तनांक का आपका कांच है उतने ही अपवर्तनांक का द्रव में अगर आप डुबोएंगे तो वह एक कांच की भांति कार्य करेगा। आप इसका आंसर ये लिख दीजिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी क्वेश्चन जैसे पूछे गए सेट में, आपको हम एक एक क्वेश्चन सभी बताते चलेंगे हल के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। ठीक है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 बीएस सेट में। अभी आप लोग ये देखिए, जो बीएस है ना, ये एक पेपर की बात कर रहे हैं। कितने, एक पेपर की। तो आप अभी लोग यहीं से देख लीजिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए, 1 नंबर के ऊपर 2 नंबर, ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन एक ही पेपर में। तो देखिए, आवर्धन क्षमता m बराबर 9 दिया है। लंबाई अगर हम बात कर लें, एल बराबर जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आवर्धन पूछा है आपका, आवर्धन फार्मूला होता है m बराबर -FO/FE। ठीक है, FO ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी, ये अभिदृश्यक लेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए m का मान कितना दे रखा है, 9, तो ये 9 रख दिए। ठीक है, और FO/FE। ठीक है, FO/FE। तो अब देखिए, यहाँ से अगर इसका गुणा कर देंगे इधर, तो FO बराबर कितना आ गया, FE आ गया। FE आ गया, तो याद रखिए जो लंबाई होती है, जो लंबाई होगी वह नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और
अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी की योगफल के बराबर होती है। तो देखिए एफ ओ और एफ ई। अब एफ ओ का मान कितना निकालनी है 9E, और एफ ई का मान कुछ नहीं मालूम तो हम एफ ई लिखते हैं, ठीक है। और एल का मान कितना दिए 20, ठीक। एल का मान देखिए 20, एफ ओ ये 9, एफ ई वैसे ही, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 10 एफ ई हो जाएगा और ये 20 वैसे ही, ठीक। अगर इसको हम काट दें तो ये बताइए 0 से 0 कैंसिल, तो एफ ई बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। तो याद रखिए फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल आपको पता है ये दोनों के योग के बराबर होता है, तो ये बताइए ये 2 आ जाएगा तो अगला कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एक मान 2 दूसरा 18, तभी ये 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन और ये BS सेट का ही। तो अगर ये 3 क्वेश्चन की बात कर लें, 3 क्वेश्चन इधर अभी तक मिल चुके हैं, टोटल 6 नंबर के, ठीक है। एक ही पेपर की भी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए याद रखिए यहाँ पे समावतल लेंस बोला, R1 का मान कितना -R, और R2 का मान R रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्षमता दिया है तो क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर -2.5 डायोप्टर, ठीक। उसके बाद अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक को N से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए N बराबर 1.65, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखिए रखी जाए त्रिज्याएं कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे फोकस दूरी, क्योंकि इसमें ये फार्मूला है, इसमें फोकस दूरी हमें रखना होगा। तो F बराबर जो फार्मूला होता है 1/P, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ से ये P बराबर 1/F होता है, लेकिन F का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। अब देखिए P का मान दे रखा है कितना -2.5, तो यहाँ पे -2.5, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटें तो 25 चौक 100 होता है, ठीक है। ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, ठीक। तो 25 चौक कितना हो जाता है 100, तो इसका कितना आ गया 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। अब ये देखिए गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है क्या 1/F बराबर N-1, और ये ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2, ठीक है। अब देखिए F का मान अभी हमने ऊपर निकाला कितना -40, तो ये -40। N का मान आप देखिए तो 1.65 है, -1 ये -1। R1 को आपने कितना मान रखा है -R, तो -R। R2 का मान देखें R प्लस में, तो ये प्लस में R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वैसे ही उतार लिए, यहाँ से अगर घटाएंगे 1.65 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.65। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, R आ जाएगा -1 ये है और माइनस ये, जब अगर हर समान होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है तो 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें R का मान चाहिए, ठीक है। किसका मान चाहिए R का मान चाहिए, तो आप देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में है, इसको हम पूरे के बटे मान सकते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर। तो ये देखिए 40 का इसमें गुणा, उसके बाद ये गुणे में, तो ये गुणा, ठीक है। अब इसका टोटल अगर हम गुणा करेंगे तो ये 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। अब जब देखिए हमने एक को क्या माना है -R, दूसरे को R, तो एक का मान आ गया 52, तो दूसरे का माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, एक माइनस में 52 सेंटीमीटर, दूसरी प्लस में। आपको बता दें इस फार्मूले पर आपको बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इधर टोटल आप लोग अगर देखें 6 नंबर का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन से पूछे गए 3 क्वेश्चन से। अभी देखिए आप देखते जाइए कितने क्वेश्चन पूछे हैं एक पेपर में प्रकाश से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी हमसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल 9 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं किसी केवल एक पेपर में, ठीक है। तो अभी ये किरण प्रकाश की बात कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम। तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए, यह डेरिवेशन है।
तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, चित्र। तो आप लोग याद रखिए, चित्र में आप क्या करेंगे, चित्र हमेशा दाहिने साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले एक प्रिज्म बनाया। तो आपको हम एक एक चीज़ समझाते चल रहे हैं, देखिए कैसे इसमें किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, प्रिज्म बोला है तो हम लोग सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमने क्या बनाया, प्रिज्म। अब इसमें सीधा लिख देते हैं, माना ए बी सी, माना ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ए बी सी मुख्य क्या है, प्रिज्म का परिच्छेद है। मुख्य क्या है, परिच्छेद है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्रकाश किरण पी क्यू, ठीक है। और इसका अपवर्तक कोण देखिए, प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका अपवर्तक कोण। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अब देखिए इस पर एक प्रकाश किरण, ये इसको हम पी क्यू नाम दिए। देखिए जो नाम दिए हैं वो पी क्यू, ठीक है। इसका हम पी क्यू नाम दिए हैं। उसके बाद देखिए ये प्रकाश की किरण जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जहाँ पे अगर ये जाती है तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब का नाम हमने दे रखा है एम ई, ठीक है। तो ये एम ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब की ओर ये झुक गई, तो यहाँ पे इसका नाम आर दिए। तो ये किस दिशा में अपवर्तित हो गई, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। तो अब देखिए ये सघन से फिर विरल में जाएगी, तो इसलिए जहाँ पे ये बिंदु आती है, जहाँ पे ये पॉइंट आती है, यहाँ से हम एक अभिलंब फिर खींच लेते हैं। ये हमने दूसरा अभिलंब खींच लिया। इस अभिलंब का नाम हमने दिया ई। क्या दिया, दूसरा अभिलंब क्या है, एन आर ई है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण जब, अब देखिए ये अभिलंब है, तो ये कांच से अब जब वायु में निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, ये ऐसे, ठीक। तो ये किस दिशा में चली जाएगी, आर एस दिशा में चली जाएगी। अब देखिए ये आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों कहाँ पे, बिंदु डी पर मिलेंगे, और बिंदु डी पर विचलन कोण जो होगा डेल्टा होगा, ठीक है। अब याद रखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण R1, ठीक। ये आपतित किरण है इसके लिए, तो आपतित किरण के लिए यहाँ पे बना जो आपतन कोण होगा वो R2 होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा, I2 होगा, ठीक है। तो ये रचना होती है। रचना आप लोग एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे एक बार आपको ऐसे समझा देते हैं। माना ए बी सी मुख्य परिच्छेद है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। पहली प्रकाश किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यों पर आपतित होती है, ठीक है। जहाँ पर अभिलंब क्या है, एम क्यू ई है। अपवर्तित किरण क्यू आर दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण क्या है, R1 है, ठीक। उसके बाद बिंदु R से अपवर्तित होकर वह RS दिशा में चली जाती है, जहाँ पर आपतन कोण क्या है, R2, अपवर्तन कोण क्या है, I2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिंदु क्यू पर अभिलंब की बात करें, एम क्यू ई है, बिंदु आर पर अभिलंब एन आर ई है, ठीक। अब दोनों किरण को आगे पीछे, ठीक है, पी क्यू को आगे बढ़ाने पर और आर एस को पीछे बढ़ाने पर बिंदु डी पर मिलते हैं, जहाँ पर विचलन कोण डेल्टा है, ठीक। तो अब देखिए इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से विस्तार से, उसके बाद जो हम लोग डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आप ये चित्र देखिए। माना ए बी सी एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ए बी सी मुख्य परिच्छेद है इसका। प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए है, ठीक है। यहाँ पे ए होगा। अब उसके बाद
एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है। ये AB है, इस पर देखिए PQ तिरछी आपतित हो रही है, देखिए तिरछी आपतित हो रही है। उसके बाद जो कि अभिलंब MQEO की MQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। MQE अभिलंब है, इसी की ओर ये झुकती हुई QR दिशा में ये अपवर्तित हो जाती है। इस पृष्ठ पर आपतन कोण I1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1, यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। अब देखिए इसके बाद आप अपवर्तित किरण QR, अपवर्तित किरण QR पृष्ठ AC पर अभिलंब, पृष्ठ AC पर अभिलंब NRE है, ठीक है, NRE से दूर हटती हुई। अब देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये आ रही ऐसे, ठीक है, दूर हटती हुई वायु में RS दिशा में चली जाती है। ये देखिए ऐसे RS दिशा में ये किरण चली गई। पृष्ठ पर आपतन कोण R2, ठीक है, यहाँ पे आपतन कोण क्या है, R2, और अपवर्तन कोण देखिए क्या है, I2, यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या है, I2 है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण को आगे तथा पीछे बढ़ाने पर, आपतित को हम आगे बढ़ाएं, अपवर्तित को पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो बिंदु D पर मिलती है। कहाँ पे मिलती हैं, बिंदु D पर मिलती हैं। ये देखिए इधर बढ़ी यहाँ, ये इधर बढ़ी यहाँ। इन दोनों किरणों के बीच बना विचलन कोण डेल्टा, यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है कितना है, डेल्टा है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी रचना हो गई, रचना लिखना जरूरी है, नहीं तो ये डेरिवेशन बहुत छोटा है तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर हो सकता है दे बिना, ठीक है, तो आप लोग रचना थोड़ा से ज़रूर लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें आप लोग समझिए क्या दिया है, देखिए चित्र से आप लोग समझते चलिएगा क्या दिए, देखिए डेल्टा, ठीक है, त्रिभुज DQR के लिए बहिष्कोण गामा बहिष्कोण है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। तो अब देखिए ध्यान से यहीं पे समझिएगा, ये DQR, ठीक है, आपको एक एक चीज़ समझाते चलना है, DQR। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक अलग से त्रिभुज बना दे रहे हैं, ये देखिए ये त्रिभुज बन गया। इसका नाम अगर हम D रख दें, इसका नाम हम Q रख दें, इसका नाम R रख दें, यहाँ पे इसको बढ़ा दें, तो इसका बहिष्कोण ये देखिए डेल्टा है, क्या है, डेल्टा है। ये देखिए बहिष्कोण क्या है, डेल्टा है। अब इसमें अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये DQR दिया है। अब देखिए जो बहिष्कोण होता है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये जो कोण होगा अंदर वाले दोनों कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो भी होगा, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है, याद रखिए। अगर ये 80 है तो ये कुछ भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों का जोड़ जो होगा 80 के बराबर ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल DQR, ठीक है, यहाँ पे देखिए DQR, ये देखिए DQR प्लस, अब देखिए ये वाला कोण यहाँ वाला ये, तो DRQ, ठीक है, DRQ। अब देखिए यहाँ पे I1 माइनस R1 कहाँ से आया, तो यहाँ पे शीर्ष विमुख कोण लगा है, ठीक है, शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण क्या होता है, याद रखिए, जैसे अगर ये है, ये जितना कोण होगा, ये कोण जितना होगा, जैसे I1 है तो ये कोण भी I1 ही होगा, ठीक है। यदि अगर हम इसी को समझिए ऐसे, अगर ये कोण आपका, ठीक है, ये कोण अगर आपका 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा। लेकिन बात को समझिए, अगर इसको बीच से अलग कर दिया जाए, बीच से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो ये बताइए 45 है तो 45 में से जो ये कोण होगा उसका आधा माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, R1, ये बताइए इधर I1 है, इधर कितना है, I1, आप देख सकते हैं I1 है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए ये I1 है, कितना I1 है, तो ये बताइए ये नीचे वाला R1 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, R1, तो ये बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप सीधा कह देंगे I1 में से आप R1 को घटा दीजिए तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो
तो यहाँ पे इसीलिए देखिए क्या आया है I1 माइनस R1। ये वाला जो कोण होगा कितना होगा I1 माइनस R1 होगा। ठीक, इसी प्रकार आगे भी देखिएगा। देखिए ये देखिए इसका ये कोण कितना आएगा, ये वाला कोण की बात करें I1 माइनस R1। अब देखिए डी आर क्यू, इसी प्रकार डी आर क्यू ये I2 तो ये I2 माइनस R2 होगा। ठीक है, I2 माइनस R2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो I1 प्लस I2, ये देखिए I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस में R1 है और ये माइनस में R2 है, तो ये बताइए दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस बाहर तो ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ठीक है, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में देखिए, अब देखिए आपको हम अलग से चित्र बना के समझा दे रहे हैं। ये देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग ए क्यू ई आर, ठीक है, चतुर्भुज हम यहाँ पे एक बना देते हैं। ये हमने एक क्या बना दिया, चतुर्भुज, हमने ये चतुर्भुज बना दिया। इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम क्यू, इसका नाम ई और इसका नाम आर। ठीक है, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। ठीक है, अब देखते चलिए ए क्यू ई आर में, तो देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर में जो आपका देखिए यहाँ पे कोण ए क्यू ई, ठीक है, कोण ए क्यू ई, मतलब ये देखिए कोण ए क्यू ई, ये कोण ए क्यू ई, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये जो कोण होगा किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए याद रखिए चतुर्भुज के अगर चारों कोणों की योग की बात करें तो ये कितना होगा आपका 360 डिग्री का। तो ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, ए क्यू ई हो गए और यहाँ पे ए आर ई, ए कोण ए आर ई, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे यही देखिए लिखा गया ए क्यू ई। ठीक है, चित्र से आप इसमें समझ लीजिए, ये देखिए ए क्यू ई, ठीक है, ए क्यू ई कितना, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा ए आर ई, ए आर ई ये भी कितना 90 डिग्री। ठीक है, जब दोनों कोण ये 90 डिग्री तो ये भी 90-90 होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखिए कोण क्यू ए आर, देखिए कोण क्यू ए आर, अब इस कोण की बात, ठीक है, कोण ए, ठीक है, क्यू ए आर, तो देखिए यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कोण क्यू ए आर। ठीक है, और ये देखिए अब कोण ये वाला, तो कोण क्यू ए आर हो गया। अब कोण अगर हम बात करें ये क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर, अब ये बताइए ये 90 ये 90, तो दोनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे वही लिखा गया कोण क्यू ए आर। ठीक है, कोण क्यू ए आर, ठीक, देखिए यहाँ पे कोण क्यू ए आर प्लस कोण देखिए क्यू ई आर, क्यू ई आर ये भी 90 ये भी 90, टोटल कितना 180 के बराबर। तो अब देखिए कोण किसकी बात, केवल ए की बात, तो कोण ए और कोण यहाँ पे ई। ठीक है, एंगल बोलते हैं तो एंगल ए और एंगल ई, ये किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए हमें एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए को अगर हम इधर रखे रहे तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे देखें, तो त्रिभुज क्यू ई आर, ठीक है, त्रिभुज क्यू ई आर, अब देखिएगा आप लोग त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर, इसको भी आप अलग पेज से समझिए। ये ऐसे बना है त्रिभुज क्यू ई आर, ये क्यू ई और ये आर। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्यू ई आर, ये देखिए क्यू ई आर है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण कितना है, ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, ये R1 ये R2 है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में देखिए कोण R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल R3। याद रखिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल, अगर हम बात कर लें, ये एंगल R1 प्लस ये एंगल R2 प्लस ये क्या हो जाएगा? एंगल R3। ठीक है, ई हो जाएगा। ठीक, तो इसको अच्छे से लिखे, एंगल R1 एंगल R2 प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर, ये वैसे ही रहेगा, ये इधर आएगा माइनस में। समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अगर देखें तो ये बताइए, ये आप देख सकते हैं एंगल ए बराबर आपका दिया इतना और एंगल इतने बराबर आपका ये दिया। ठीक है, 2 और 3 से अगर हम देखें तो ये दोनों समान है। ठीक है, तो याद रखिए जब बायां पक्ष या दायां पक्ष अगर आपको समान दिख जाए तो आप तुलना कर सकते हैं। तब यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर ये एंगल ए। इसे हमने समीकरण क्या बना लिया? 4। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए और एकदम रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से अल्पतम के विचलन में क्या हो जाएगा? डेल्टा जो होगा डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। और I1 और I2 किसके बराबर? I के बराबर हो जाएगा। R1 और R2 किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 और 4 देखिए। समीकरण 1 ये दिया है। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे I1 और I2 है, इसकी जगह I हो जाएगा तो 2I हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बताइए डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा एम। देखते चलिए, डेल्टा की जगह डेल्टा एम, उसके बाद I1 प्लस I2। ठीक है, ये भी I, ये भी I। देखिए ये I1 और I2 किसके बराबर? I के बराबर। तो यहाँ पे I और I क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा। R1 और R2 R के बराबर, तो R 2R। ठीक है, समीकरण 5 ये बन गया। अब देखिए समीकरण अगर बात करें, किसकी बात किए थे? 4। समीकरण 4 ये नीचे है, एंगल R1 प्लस एंगल R2। ठीक है, जब आपको पता है ये हमने कितना मान लिया है, R1 को भी R और इसको भी R, तो ये बताइए R 2R हो जाएगा। ये है तो ये वैसे ही R का मान चाहिए तो हमें क्या आ जाएगा? A/2 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 5 बन गया। समीकरण 6, तो समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 6 से ये देखिए R का मान आप यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ठीक है, R का मान आप यहाँ पे उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इसकी जगह देखिए डेल्टा एम वैसे ही है, 2I ऐसे ही है। अब देखिए 2R की जगह क्या रख सकते हैं आप? ए। तो यहाँ पे क्या रख दिए? ए रख दिए। और यहाँ से 2I का मान चाहिए, 2I वैसे ही है। अब ये बताइए, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर तो I बराबर ये बटे में आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए। ठीक है, जब इतना आ गया तो बस ये हो गया है। इसके बाद स्नेल का नियम हम लगा देते हैं। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन I बटे साइन आर। ठीक है, I का मान अगर हम देखें तो I का मान उधर हमारा क्या आया था? a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 आया था। ठीक है, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये देखिए रख दिए a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। और r का मान देखें क्या आया था? a/2। क्या आया था? a/2, तो a/2 रख दिए। तो याद रखिए यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ठीक है, और जहाँ पे अगर आपको लिखना है, जहाँ आप लिख सकते हैं ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, और डेल्टा अल्पतम विचलन कोण। इसी दोनों में हमसे संबंध पूछा था, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बढ़ा देगा, तो इसमें पूछेगा क्या? 5 नंबर में वो आगे बढ़ा देगा, मतलब प्रिज्म द्वारा भी उत्पन्न विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस कुछ नहीं, याद रखिए ये कि जब प्रिज्म पतला हो, अर्थात जब प्रिज्म में अगर कोण कितना हो, प्रिज्म कोण कितना 5 डिग्री से कम होता है तो वो पतला प्रिज्म कहलाता है। तो अल्पतम विचलन डेल्टा एम भी बहुत छोटा होगा, साइन
देखिए साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, ये साइन हट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, और साइन ए बाई टू को हम केवल क्या लिखते हैं, बाई टू। तो एन बराबर ये फार्मूला भी आप लोग ऊपर देखें तो ऊपर से केवल साइन साइन हट गया, ये देखिए वैसे ही। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ गया, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, डेल्टा एम का, तो हम इधर इसका गुणा करेंगे, तो ये बताइए ए एन एन ए प्लस डेल्टा एम, वैसे यहाँ पे डेल्टा एम का मान चाहिए तो ये उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये इधर जाएगा माइनस में और माइनस में, तो ए कॉमन ले लिए, बाकी बचेगा n माइनस वन, ठीक। यही पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का सूत्र है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये BS सेट में टोटल कितने नंबर का, हमसे 10 नंबर का क्वेश्चन केवल किरण प्रकाश के से पूछा था। अब देखिए आप लोग BT दूसरा ये पेपर है, दूसरे पेपर का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या पूछा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो लेंस के अंदर वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो आपको बता दें लेंस से संबंधित परिभाषाएं एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और दर्पण से भी संबंधित परिभाषाएं। अब देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी तक आपकी 31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी है, तो आप लोग एक बार देखते चलिए, और हो सके तो इसे एकदम आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो ये परिभाषा क्या है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। अब प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि पूछा है, तो प्रकाशिक तंतु याद रखिए, देखिए प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के एक ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना हास के प्रेषित किया जा सकता है। अब देखिए ये आपको बता दिए कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। अब देखिए क्रियाविधि ये कैसे काम करता है, तो ये देखिए जब प्रकाश संकेत प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से क्रोड में उचित कोण पर प्रवेश कर क्रोड व क्लोडिंग, ठीक है, के अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो इसका क्रोड में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया क्रोड व क्लेडिंग, ठीक है, क्लेडिंग के अंतरापृष्ठ पर बार बार होती है, जिस कारण प्रकाश संकेत क्रोड में बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से आगे गति करता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग दूर संचार में वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर दूर स्थानों तक भेजने में किया जाता है। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आप लोग देखते चलिए। और ये क्वेश्चन देखिए अब 3 नंबर का BT सेट में पूछा गया, क्या है क्वेश्चन, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, ठीक है। तो इसका देखिए हल ये है, ए बराबर कितना दिया है, प्रिज्म कोण है 60 डिग्री, एन बराबर अपवर्तनांक दिया है इतना, आपसे अल्पतम विचलन कोण का मान पूछा है। तो फार्मूला आपको पता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ए बाई टू। याद रखिए इस पर जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये देखिए एन का मान वैसे ही रख दिए। अब साइन वैसे, तो ए का मान देखिए 60, तो 60 उसके बाद डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है, ए का मान कुछ नहीं तो 2 वैसे ही है, फिर साइन ए का मान 60/2, ठीक, 2 से काटेंगे ये 30 आ जाएगा। तो ये देखिए साइन 30, बाकी ऊपर वाला सब वैसे ही लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 1/2 रख के इधर गुणा कर देंगे, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद साइन देखिए वैसे 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 वैसे ही लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे देखें तो देखिए 60 प्लस डेल्टा एम, ठीक है, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, इधर कितना लिखा है 60, ठीक है। इतना अगर इसको टोटल हल कर लेंगे कितना आ जाएगा 60, तो साइन से साइन यहीं से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 60 है, और यहाँ पे आप देखें
तो देखिए यहाँ से गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम वैसे। तो ये बताइए 60 इधर गए, घाटा कितना आ गए, 60 आ जाएगा 120 में से। तो अल्पतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण क्या होगा, 60 डिग्री इसका आंसर होगा। आपतन कोण देखिए ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, 60 प्लस 60 120 हो जाएगा, 120/2 तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग, इस पर एक क्वेश्चन ही हम लगवाएं, आप लोग ज़रूर इसको बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हैं तो आप लोग ज़रूर इसको थोड़ा से आप स्किप मत करिएगा, आप पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा और लोड करते चलिए। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका देखिए सॉल्यूशन अगर हम देखें तो v बराबर हमसे बोला है कहाँ बने, अनंत पर प्रतिबिंब। तो v बराबर अनंत, u बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है 1/f। लेंस के सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो f का मान देखिए 30 दिया है, यहाँ पे अनंत दिया तो ये हमने अनंत रख दिया, u का मान निकालना है। तो अनंत का मान याद रखिए, यहाँ से अगर हम भाग करेंगे 0 अगर मान लें तो यहाँ भाग करेंगे, ये खत्म कैंसिल। तो u बराबर देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर, तो u बराबर -30। ठीक, -30 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रथम प्रतिबिंब की अवतल लेंस की जो दूरी होगी v बराबर कितना, देखिए -30 और -15। ठीक है, घटा देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर और u का मान हमें आगे ज्ञात करना है। तो ये चित्र है, चित्र आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका हल। तो देखिए आगे हल, f का मान कितना दिया था -20, v का मान -15, u का मान ज्ञात करना। ठीक है, इतना तो बाकी आप लोग कर ही लेंगे, देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो हमसे सबसे पहले पूछा है प्रतिबिंब का बनना, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखें जिस वस्तु ए बी को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस ओ के फोकस से कुछ दूर रखते हैं। यहाँ पे अभिदृश्यक ये लेंस है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर रखेंगे। अभिदृश्यक ओ, ठीक है, यह अभिदृश्यक लेंस है। ठीक, अभिदृश्यक ओ द्वारा वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इसके द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, उल्टा बनेगा। नेत्रिका ई की दूरी इस प्रकार समंजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब उसके फोकस व प्रकाश के केंद्र के बीच बने। ठीक है, ये जो आपका होगा नेत्रिका लेंस इस प्रकार से इसको समायोजित करेगा कि ये बनेगा फोकस और किसके बीच, केंद्र के बीच बनेगा। तो उसके बाद देखिए बीच बने ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो ए डैश बी डैश है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ठीक है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये देखिए A2 B2 बन गए। तो इसको आप लोग जरूर एकदम रट लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब देखिए आवर्धन क्षमता में ज्ञात करना, ये डेरिवेशन है। तो याद रखिए, देखिए माना अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 नेत्रिका पर बीटा कोण बनाता है, तो आवर्धन क्षमता जो फार्मूला होगा b बराबर tan बीटा, b बराबर tan बीटा। तो याद रखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 B1/E A1। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज से लिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ये बीटा बन रहा है। तो देखिए क्या है त्रिभुज, अगर हम बात कर लें तो देखिए ई बी डैश ए डैश से। ठीक है, तो याद रखिए tan बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर अगर आप बात कर लें तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब अगर इसकी बात कर लें तो देखिए यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है। ठीक है, यहाँ पे A1 B1 किया है, इसे आप डैश भी कर सकते हैं। ठीक, ए डैश बी डैश, और उसके बाद आधार इसका क्या है, ये वाला। ठीक, तो आप सीधा त्रिभुज अगर देखें तो इसका लंब, ये इसका आधार और ये वाला कण। ठीक, ये लंब
ये आधार और ये कण। ठीक, तो ये फार्मूला। अब माना वस्तु ए बी को आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख कर देखे जाने पर वस्तु आँख पर अल्फा कोण बनाती है। अब यहाँ पे अगर कौन सा कोण बनाए, अल्फा कोण बनाए, तब tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये यहाँ पे अल्फा अगर बनाएगा तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी। ठीक, ए बी बटे ये इसकी दूरी यहाँ पे डी हो जाएगी, तो ये डी। आवर्तन क्षमता का फार्मूला अब क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का मान आप ये रख देंगे, बीटा का मान क्या रख देंगे, देखिए A1 B1 अपॉन E A1। ठीक है, E A1। उसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पे तो बी अल्फ़ा का मान क्या है, AB अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसका, देखिए याद रखिए ये वाले का गुणा जो होगा ऊपर वाले में जाएगा और ये वाले का इसमें। ठीक है, तो देखिए ये वाले को ऊपर गुणा गया और इसका इसके साथ। ठीक, तो देखिए ये वैसे 4 बटे में लिखते तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब माना वस्तु ए बी तथा प्रतिबिंब A1 B1 की अभिदृश्यक से दूरी है। ठीक है, देखिए माना वस्तु ए बी तथा प्रतिबिंब A1 B1 की अभिदृश्यक से दूरियां क्रमशः U0 तथा V0 है, तब चिन्ह सहित मान रखने पर, यहाँ पे जो मान रखेंगे चिन्ह सहित रखेंगे, तो याद रखिए देखिए A1 B1 अपॉन AB। तो देखिए A1 B1 क्या है, A1 B1 अगर बात कर लें तो देखिए A1 B1 जो है ये प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और ए बी किसकी दूरी हो जाएगी, आपकी वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये और देखिए यहाँ पे यदि प्रतिबिंब A1 B1 का नेत्रिका से दूरी UE तथा तो UE A1 बराबर माइनस UE, अतः मान रखने पर ये मान उठा के यहाँ पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए A1 B1 अपॉन AB, तो ये मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों मान यहाँ पे रख दिए। तो याद रखिए यही इसका फार्मूला होता है। देखिए ये पे किस में है, ये माइनस और ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे केवल माइनस, तो इसलिए माइनस ये आ जाएगा। तो यही आवर्धन का व्यापक सूत्र है। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए समय नहीं लेंगे, आप लोग इसको ज़रूर 2-3 बार लगा लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी इसमें हम 10वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। टोटल इसमें अभी तक 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकती है आपकी 1.25 घंटा 1.5 घंटे की हो सकती है, तो पूरा देखिए। और आपको बता दें इसमें जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो R1 बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर कितनी हो जाएगी। याद रखिए अवतल लेंस में R1 किस में होगी, माइनस में होगी, और उत्तल लेंस में R1 किस में होगी, प्लस में। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। यहाँ पे R2 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, n बराबर इतना। तो फार्मूला लेंस के अपवर्तन के सूत्र से ये होता है। ठीक है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, n-1, और ये फार्मूला होता है। तो n का मान देखिए ये दिया 1.5, ये R1 R2 का मान वैसे ही रख दिए। देखिए यहाँ पे 1.5 में से अगर 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा। यहाँ पे दोनों समान है तो एलसीएम समान आएगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो ये देखिए इसको अगर जोड़ देंगे -2 आ जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा 30। इतना कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2023 का है, बीओ सेट में पूछा गया है। तो देखिए वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश चाल तथा द्रव में प्रकाश चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो याद रखिए इसमें आप केवल फार्मूला याद कर लीजिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा गया 2023 में, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तन, तो याद रखिए जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिखा जाता है और जिसका अपवर्तनांक होता है उसका बाद में। ठीक है, तो याद रखिए देखिए ये एयर क्या है, ए से एयर वायु के सापेक्ष ये द्रव का अपवर्तनांक। उसके बाद देखिए किस में संबंध पूछा था, तो याद रखिए वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा,
द्रव में प्रकाश की चाल, ये संबंध होता है। ठीक है, तो ये संबंध लिख दिए। अब ये आता कहाँ से, तो याद रखिए अपवर्तनांक बराबर ये फार्मूला होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन। तो याद रखिए निगमन आता नहीं है कभी, तो ये फार्मूला आप लोग केवल इतना याद रखिए कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो आभासी गहराई का फार्मूला क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे द्रव का अपवर्तनांक। तो ये फार्मूला होता है, आप याद रखिए, शायद कभी बहुविकल्पी में इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला आप लोग जरूर खूब अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल हमेशा पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे ये W लिखा तो वाटर और ये ग्लास। ठीक है, तो याद रखिए अगर जैसे कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछे, वो सॉरी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो और वायु के सापेक्ष द्रव का, ठीक है, जल का, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। इस पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। याद रखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, बीयू सेट में पूछा गया। हर सेट में कम से कम किरण प्रकाश की से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम 15 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए ये फार्मूला याद रखिए। अभी ये फार्मूले का देखिए निगमन भी करा, इस पर हर साल न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है। तो याद रखिए फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने सीधा मान रख दिए। ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम। ठीक, तो ए का मान दिया, डेल्टा एम का मान भी दिया है। तो साइन देखिए यहाँ पे अगर आप देखें साइन 60, ए का मान कितना है 60, डेल्टा एम का मान 30/2। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए 60 और 30 90, 90 का आधा 45, यहाँ पे देखिए 60, 60 का आधा 30। ठीक है, अब मान रख दीजिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब याद रखिए इसका अगर हम गुणा करेंगे तो बीच वाले का बीच वाले में, इसका ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये 2/√2 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे √2 है तो इसका ये कैंसिल एक रूट, और √2 का मान होता है 1.414। तो इसका आंसर जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 12वां क्वेश्चन हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल देख के मत भागिए, क्योंकि अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल नहीं करके आते हैं तो याद रखिए तो आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जब एक उत्तल लेंस अवतल लेंस को, ठीक है, जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस से संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे लिखते चलिए। यू बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर, वी बराबर 30 सेंटीमीटर, F1 ज्ञात करना। तो F1 का फार्मूला आप लोग ये फार्मूला जानते हैं कि F बराबर होता है 1/F बराबर 1/V - 1/U। ये दोनों मान रखिए, इसको हल कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अब अवतल लेंस को उत्तल लेंस के संपर्क में रख दें। क्या कर दें, ये थोड़ा समझाने लायक तो इसको समझा दे रहे हैं। यू बराबर -15, वी बराबर 60 और एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ का मान का ये भी फार्मूला वही होता है, तो इसको भी देखिए कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए वी का मान देखिए जैसे ये ऊपर मान दिए आप रख के हल कर लीजिए। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा क्या माना होता है लेंस की फोकस दूरी, हमने F2 मान लिया, तब F2 और F1 का मान पूछा था। तो देखिए याद रखिए फार्मूला, ये संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब देखिए 1/F कैपिटल F का मान अभी हमने 12 निकाला तो 12, F1 का मान 10 तो 10, F2 का मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 60
उसके बाद 12 × 60 और ये 10 × 60, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घटाएंगे -1/60 और इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। अब तो लिख देंगे, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी -60 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो देखिए किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए, इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे पतले लेंस द्वारा हम लिख लेते हैं क्या, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, ठीक है, समान माध्यम है। तो देखिए यहाँ पे बस जितना दिख रहा है उतना लिख दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, माना एक पतला लेंस, ठीक, माना एक पतला लेंस वायु में रखा है। ये लेंस जो है किस में रखा है, वायु में रखा है। लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसकी अगर त्रिज्या की बात करें R1 और दूसरी R2, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। लेंस की मोटाई की बात कर लें, लेंस की मोटाई देखिए t है, लेंस की मोटाई t है। बिंदु वस्तु O, ठीक है, बिंदु वस्तु O प्रथम पृष्ठ, ये पहले पृष्ठ से u दूरी पर रखिए, कितने दूरी पर, u दूरी पर रखिए। उसके बाद अगर यहाँ पे हम आगे लिखें तो इसका देखिए ध्रुव, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 दूसरे का P2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनेगा I बनेगा, कितने दूरी पर, v दूरी पर बनेगा। और जो ये प्रतिबिंब बना है ये दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। ये किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, I'। तो याद रखिए पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब क्या बना है, तो आप देख सकते हैं I बना है, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, I' बनेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है क्या, V', ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें पहले पृष्ठ से दूरी V', और यहाँ से अगर देखिए दूसरे पृष्ठ से V' - t। ये क्यों आया, क्योंकि इतना घटा देंगे। तो आप लोग इतनी रचना लिख दीजिए, बहुत है। अब देखते हैं इसका हम लोग डेरिवेशन। तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं। ये डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा। रचना अगर आप थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन डेरिवेशन आप ज़रूर लगा लीजिए। देखिए अगर फिजिक्स में बता दें, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरी फिजिक्स से भरी हुई है, ठीक है। फिजिक्स में पूरा पूरा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भरा ही है। तो देखिए प्रथम गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो याद रखिए फार्मूला N2/V' - N1/U, ठीक है, N2 - V N1/R1, ठीक। तो आप लोग देखिए याद रखिए, जहाँ से प्रकाश की किरण जिसमें गई है तो उससे पहले उसके बाद जहाँ से आई, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद देखिए द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो ये फार्मूला सेम है। अब देखिए N1, ठीक है। अब देखिए उल्टा चलेगी N1 से V, ठीक। अब आप लोग कुछ चित्र से अगर हम समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसकी वीडियो इसी चैनल पर पड़ी होगी, देख लीजिए, नहीं तो ये 2 लाइन आप रट लीजिए बस इतना। उसके बाद इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इतना तो याद ही कर सकते हैं 2 लाइन, ठीक है। तो N1/V - N2/V', ठीक। एक में याद रखिए N1 पहले, एक में N1 बाद में, ठीक। और ये दूरी थोड़ा से याद रखिए, यहाँ पे N1 - N2/R2, ये 2 लाइन याद रखिए। उसके बाद देखिए कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब समीकरण 1 और 2 बन गए, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब देखिए ये समीकरण को हमने वैसे ही लिखा। उसके बाद ये समीकरण को जोड़ना, तो ये प्लस लगा और इसको हमने वैसे लिख दिया। अब देखिए समीकरण 1 से ये रख दिए, समीकरण 2 से ये रख दिए, ठीक है, ये हम रख दिए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए जोड़ना है ना, तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। ये किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब
इंटू माइनस एन वन है, ठीक है। इंटू माइनस एन वन कॉमन लेंगे तो याद रखिए ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इंटू माइनस एन वन बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1/R1 माइनस, ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में 1/R2, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिए। तो अब अगर इधर हम देखें N1 U है और N1 V है। अब ये देखिए वैसे ही लिख लिए, ये प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। अब दोनों में देखिए N1 कॉमन तो N1 कॉमन, इधर तो ये N2 माइनस N1 कॉमन चल ही रहा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में, ठीक है। तो याद रखिए जब कोई चीज़ बटे में हो तो उसे हम दोनों के बटे लिख सकते हैं। तो N2/N1 ये लिख दिए और N1/N1, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही, तो N1 से N1 कैंसिल, N2/N1 वैसे ही लिखा। ये देखिए अब वैसे उतारते चले आएंगे, इसकी जगह 1 ये वैसे ही उतार दिए। अब याद रखिए अपवर्तनांक का हम लोग फार्मूला जानते हैं, N2/N1 जो होता है 1N2 के बराबर, या तो सीधा हम N1 के बराबर N के बराबर लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो देखिए यहाँ पे N2/N1 -1 वैसे ही है और ये वैसे, ठीक। तो याद रखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n। आप इतना अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ब्रैकेट में केवल ये लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आपको बता दें, ये लिख सकते हैं कि N2/N1 बराबर n रखने पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, n, ठीक है। तो आप लोग का ये फार्मूला आ जाएगा। देखिए इसकी जगह क्या रख दिए, n, तो ये n -1 ये वैसे ही, ठीक है। अब देखिए जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो आपको पता होना चाहिए वस्तु अनंत पर है तो लेंस में वह द्वितीय फोकस पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर। तो अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है v कहाँ पे, फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, वस्तु को कहाँ रख दीजिए, अनंत पर। ये देखिए वैसे ही लिख रहे, f का मान वैसे ही। अब देखिए अनंत मतलब यहाँ 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं N-1 वैसे ही उतार लिए, ठीक है। तो यही याद रखिए यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जिसे लेंस मेकर फार्मूला ये सूत्र कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बता दें। इसमें 2 डेरिवेशन पूछता है, कभी समान हो कभी असमान माध्यम हो, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। उसके बाद अगर समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दें तो आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 में दाहिना साइड वाला क्या है, बराबर, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है। बस आप लोग और 5 मिनट बने रहिए। बस समझ लीजिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, फिर आप लोग के लिए नई वीडियो आएगी। तो देखिए इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसे भी देखिए। और ये जो दोनों क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, ये देख सकते हैं। और आपको हम बता दें ये क्वेश्चन में हमने सेट नहीं लिखा, क्योंकि ये 22 में भी कई सेट में पूछेगा, 23 में भी, 19 में भी। तो क्वेश्चन आप सीधा देखिए, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है तब। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पहले क्या केवल चित्र पूछा है, क्या पूछा है, चित्र। तो याद रखिए ये इसका चित्र है। चित्र आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, रट लीजिए चाहे जैसे भी। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो ये देखिए प्रतिबिंब ये सीधा कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। तो आपको बता दें एक चीज़, अच्छा खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस छोटा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए खगोलीय दूरदर्शी का है ये चित्र। आप नीचे देखें तो ये देखिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग देखिए न्यूमेरिकल दिया था तो u बराबर -2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा तो -2000 मीटर। f बराबर 150 सेंटीमीटर। तो याद रखिए 1 सेंटीमीटर में, अगर बात करें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 150 में 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए वस्तु की यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है कितनी, 100 मीटर, ठीक। तो फार्मूला लगा देंगे 1/,
क्या फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये मान रखेंगे आप लोग को, वैसे ही ये डेरिवेशन वैसे ही न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये वैसे ही रख दिए, v का मान ये वैसे, ये इधर देखिए, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाता, लेकिन ये इधर गया तो माइनस में। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम सीधा दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करके इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक, तो याद रखिए इसका इतना गुणा कर लिए। इसके बाद देखिए, याद रखिए इसके बाद जो हल हुआ है ये हल हुआ। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए इसमें से 2000 में से केवल 1.5 घटा देंगे तो 1998.5 बचेगा, ये गुणा में वैसे। अब ये देखिए इसको वैसे लिख लिया और इसका गुणा किया तो ये 3000 आया। ठीक, जब इसको काटेंगे 1.50 आएगा, तो ये इतना प्रतिबिंब की दूरी आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, आवर्धन पूछा था, तो याद रखिए हमसे क्या पूछा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, तो ये फार्मूला होता है I/O बराबर V/U। अब यहाँ पे सम्मान रख देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। विदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, -7.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक, तो आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पेपर से पहले आप लोग इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और आपको बता दें, आपने अगर पहली बुक का सभी नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पर बड़ी वीडियो है, वीडियो डाली गई, आप जाके उस सभी वीडियो को देख लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन उधर, आज अगर बात कर लें 10 नंबर का ये पढ़ा दिए। ठीक है, 45 नंबर का होगा। बाकी जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर है, उसे भी 3-4 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।